नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक निवेदन कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। इन दिनों ट्रम्प टैरिफ के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे घटित हो रही घटनाओं की वजह से सियासी हलचल बढ़ गई है। खास तौर से तब से अटकलें लगने लगी है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में ये कहा था कि किसानों, छोटे व्यापारियों, पशुपालकों के डेयरी संचालक जो हैं उनको लेकर के मैं किसी भी दबाव में नहीं झुकूंगा, बेशक मुझे निजी तौर पे इसकी कीमत चुकानी पड़े। तब सवाल उठे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ और भी सोच रहे हैं? क्या उन्हें लग रहा है कि उनकी कुर्सी को खतरा है? और अभी तक वो सब सरगर्मियां चल रही है। अमेरिका ने पहले 25% 7 अगस्त को और उसके बाद 27 अगस्त को 25% यानी कुल 50% टैरिफ लगा दिया है। यानी भारत से जो भी सामान जाएगा कुछ एक्सेप्शनल चीज़ों को छोड़ करके उस पर 50% टैरिफ लगेगा। स्वाभाविक सी बात है कि जब अन्य देश इससे सस्ता दे रहे होंगे तो भारत का माल क्यों बिकेगा? भारत नया बाजार ढूंढ रहा है और थोड़ी सी हलचल है कि कैसे इस समस्या का समाधान किया जाए। मान लीजिए कपड़ा उद्योग है, जेम्स एंड ज्वेलरी है और चमड़ा उद्योग है, उस समुद्री उत्पाद है। इन क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे होंगे उनको तो दिक्कत होगी। अब इसी बीच में सियासी अटकल ये चलने लगी कि प्रधानमंत्री पद छोड़ भी सकते हैं। तो इंडिया टुडे सी वोटर ने 1 जुलाई से लेकर 14 अगस्त के बीच में यानी 1.5 महीने के बीच में एक सर्वे कराया कि यदि मोदी जी पद छोड़ते हैं तो प्रधानमंत्री के रूप में कौन पसंद होगा। 2,06,000 लोगों पे लगभग ये सर्वे कराया गया है मूड ऑफ द नेशन के नाम से। उसमें जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 28% लोगों की पसंद गृह मंत्री अमित शाह है, 26% लोगों की पसंद सीएम योगी हैं और 7% लोगों की पसंद नितिन गडकरी हैं। अब आप थोड़ा चलिए फ्लैशबैक में। इसके पहले जब भी चर्चा होती थी तो योगी नंबर 1 आते थे। यहाँ तक कि 2022 के चुनाव में जब मैं गुजरात गया था और वहाँ पर यूं ही लोगों से पूछता था योगी को लेकर के, तो लोग कहते थे कि होम मिनिस्टर के रूप में अमित शाह बहुत अच्छे हैं, लेकिन यदि मोदी जी अपना पद छोड़ते हैं तो योगी का नंबर आना चाहिए। लेकिन इस सर्वे में बताया गया कि 28% अमित शाह है और 26% सीएम योगी है और 7% नितिन गडकरी है। ठीक इसी तरीके से प्रधानमंत्री पद के लिए भी पूछा गया तो कौन है इस समय? तो पीएम मोदी अभी भी नंबर 1 बने हुए हैं 52% और 25% जो है वो आ रहे हैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी। ये तो हो गई मूड ऑफ द नेशन के नाम से इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे। अब सवाल ये है कि ये सर्वे जो है इस समय क्यों कराया गया? कुछ तो बात चल रही होगी ना, अचानक क्यों? अभी तो 4 साल है मोदी 3.0 के, तो कुछ तो बात होगी। तो आपको बता दें कि देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो परिस्थितियाँ चल रही है वो बहुत अच्छी नहीं है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पीएम मोदी अपने ही लोगों से मात खा गए? क्या अमेरिका के मूड को नहीं समझ पाए? ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हुई? क्या विदेश मंत्री को जो अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी वो उस तरह से नहीं निभा पाए जो जिसकी उनसे अपेक्षा थी? क्योंकि जो मित्र देश है उससे संबंध इतने बिगड़ जाएंगे किसी ने सोचा ना होगा। और जो ट्रंप ने जिद पकड़ी कि आप रूस से तेल ले रहे हो तो 25% हम दंड लगाएंगे, जुर्माना लगाएंगे, आपके ऊपर पेनाल्टी लगाएंगे, वो भी बात समझ में नहीं आई। क्योंकि मित्र देश से तो मित्र जैसा व्यवहार होना चाहिए। मान लीजिए ट्रंप अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन ट्रंप भी तो सब कुछ नहीं करते हैं, ट्रंप प्रशासन करता है ना, पर्दे के पीछे से भी तो कोई बातचीत होती है। बात बिगड़ गई, अब हम 40 देशों में जा रहे हैं, अपना मार्केट ढूंढ रहे हैं। ये तो बात हो गई अमेरिका और भारत की तनातनी की।
भाई जो हाउडी मोदी और मित्र ट्रंप वो वाले जो रिलेशन थे वो ऐसे तो न थे, ना ही खुद मोदी जी ने ऐसी कल्पना की होगी कि ये परिस्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन ऐसी परिस्थिति पैदा हुई। अब अन्य चीज़ों पे भी जरा गौर कर लिया जाए। बीजेपी को अध्यक्ष अभी तक क्यों नहीं मिला? क्या आरएसएस और बीजेपी में इसको लेकर के तनातनी है? आपको याद है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने जो बोला था, वो ये क्या कहा था कि व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए। किसके लिए था? तो जो 75 साल वाली डेडलाइन है, यद्यपि कभी घोषित नहीं की गई, अघोषित रूप से, तो एक मोरोपंजी हुआ करते थे, संघ से जुड़े बड़े नेता थे। उन्होंने कभी ये बात कही थी कि 75 की उम्र में जब आप साल ओढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये संदेश हो कि अब आप किनारे हो जाइए, दूसरी पीढ़ी के लिए रास्ता दीजिए, मोरोपंथ पिंगले। अब वही बात कहीं ना कहीं बीजेपी में घोषित रूप से लागू हो गई। कुछ नेता तो इसी 75 के शिकार हुए। अब वो औरों पे लागू होगा नहीं होगा, बीजेपी ये भी कह सकते हैं कि हमने कब कहा था, क्योंकि घोषणा तो इसकी की नहीं गई थी। लेकिन ऐसी बातें भी होने लगी है कि क्या पीएम मोदी जाने पे विचार कर रहे हैं, क्या ऐसी परिस्थितियां बन रही है, क्या संघ से ज़्यादा खींचतान है? क्योंकि अध्यक्ष को लेकर के मोहन भागवत और संघ ने जो संकेत दिया है उसके मुताबिक अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो संगठन और देश की जनता को लेकर के चले, न कि सरकार की हाँ में हाँ मिलाने वाला। और अभी जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर यही आरोप है कि वो सिर्फ सरकार की तरफ देखते हैं, अपना उनका कुछ नहीं है। तो ऐसे अध्यक्ष से आरएसएस मुक्ति चाहता है, ऐसा अध्यक्ष हो जिसका अपना वजूद हो। तो इधर से भी थोड़ी तनातनी चल रही है। और इधर जो अंबानी बंधुओं पे एक्शन हुआ है वो उसको भी लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि मार्च में इसी साल गए थे पीएम मोदी वनतारा का उद्घाटन करने के लिए। आपने देखा होगा कि किस तरीके से शावकों से वो प्यार कर रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, कितनी अच्छी तस्वीरें आई थी। आखिरकार 6 महीने में ऐसा क्या हो गया? कुछ तो हुआ क्या? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जो कि इंटेलेक्चुअल फोरम है और फंडेड बाय अंबानी ट्रस्ट है, वो विदेशों में भी, ओवरसीज में भी काम करता है और पॉलिसी को लेकर के, फेस को लेकर के, पर्सनालिटी मेकिंग को लेकर के भी काम करता है अपने हिसाब से। तो कुछ हुआ है क्या उधर भी? अदरवाइज अनिल अंबानी का मामला तो 2019 से चल रहा था। इस अनिल अंबानी के लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी बदनामी मोली थी राफेल के मामले में, कि एक ऐसे व्यक्ति को काम दिया जा रहा है राफेल को जिससे कि इसका अनुभव ही नहीं है। और जो मामला 2019 के से चला आ रहा है उसमें अब जाकर के ईडी और सीबीआई की रेड हो रही है, पूछताछ हो रही है, लुकआउट नोटिस जारी किया जा रहा है। तो कुछ तो बात है। और केजी बेसिन से गैस निकालने को लेकर के जो अदालत में मुकदमा चला, उसके बाद लगभग 24,000-25,000 करोड़ के आसपास का नोटिस दिया गया मुकेश अंबानी को, वो तब मीडिया में छपा था ठीक ठाक। और इसके बाद जो है वनतारा की जांच के लिए बेशक सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हुआ एसआईटी का गठन हो जाता है 25 तारीख को। दोनों यानी कि अंबानी बंधुओं पे शिकंजा कस रहा है किसी न किसी बहाने। तो कहीं तो कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। जहाँ इतनी होता क्या है कि जब बहुत नज़दीकी रिश्ते रहते हैं तो उतने ही उसमें डिस्टेंस आने की भी गुंजाइश रहती है। पता नहीं किस बात पे कहाँ खटक जाए। और ये सबको पता है कि जो क्रोनी कैपिटलिज्म कहा जाता है या लोकतंत्र को लेकर के सवाल उठाया जाता है, इसमें अपने यहाँ उद्योगपतियों की क्या भूमिका रहती है, कैसे भीड़ जुटाई जाती है, कैसे मैनेज किया जाता है, वगैरह वगैरह। तो वो भी एक सवाल उठ रहे हैं। इधर विपक्ष अचानक ईवीएम को छोड़ करके और वोट चोरी के मुद्दे पे आ गया है और इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। तो दोनों में अंतर ये है कि पहले ईवीएम पे सवाल उठ रहे थे। ईवीएम का विरोध कभी बीजेपी ने भी किया था, लाल कृष्ण आडवाणी ने भी किया था, उसी लाइन को कांग्रेस ने भी पकड़ी। लेकिन अब जो वोट चोरी वाला मुद्दा है उसको ये बताया जा रहा है कि बहुत प्लान्ड वे में आपने एक एक मकान पे 80-80 वोट दर्ज कराए और ठीक इसी तरीके से जो विरोधियों के वोट थे उसको कटवाए
और लोकसभा में 79 सीटों का हवाला दिया जा रहा है कि इन सीटों पे गड़बड़ हुई, जिसकी वजह से आप पीएम बने। उसी को लेकर के कहते हैं कि चोरी के वोट से प्रधानमंत्री बने हैं राहुल गांधी, जो नारा लगाते हैं। तो ये इन सारे घटनाक्रमों को जोड़ करके देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। और इसी क्रम में 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा भी हुआ, तो माना गया कि वहाँ से शुरुआत हो रही है उथल पुथल की, और ये उथल पुथल का आगे भी दौर जारी रहने वाला है। और इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बोल दिया कि यदि इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी तो हम वो भी चुकाने के लिए तैयार हैं। तो उससे इसको और ज़्यादा बल मिल गया। अब अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, कहाँ तक बात पहुँची है, क्या अमेरिका से जो पर्दे के पीछे बातचीत हो रही होगी, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। क्योंकि उधर से भी उनके वित्त मंत्री का जो बयान आ रहा है, या व्हाइट हाउस के प्रवक्ता का बयान आ रहा है, उसमें इशारों में बात कही जा रही है कि हम दोनों दोस्त हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं और इस समस्या का भी समाधान निकलेगा। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा है। लेकिन जब तक समस्या का समाधान निकलेगा तब तक पीएम मोदी की जितनी बदनामी होनी होगी कि इस मामले को ठीक से टैकल नहीं किया गया, वो तो हो रही है। और जब 40 मार्केट हम ढूंढ ही लेंगे, जब हम मार्केट ढूंढ ही लेंगे, हमारे यहाँ 6 महीने में जो नुकसान होना होगा वो नुकसान हो ही जाएगा। फिर वो दोस्ती जुड़ी भी तो क्या जुड़ी। और अमेरिका जो तर्क ले रहा है वो किसी के गले नीचे नहीं उतरेगा कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है इसलिए हम दंडित कर रहे हैं। भारत से ज़्यादा तेल तो चाइना खरीद रहा है। आपका चाइना कब से दोस्त हो गया? दोस्त तो भारत है, रणनीतिक साझेदार है, सहयोगी है। लेकिन वहाँ पे नहीं, सिर्फ भारत से आपकी अपेक्षा है कि भारत यदि खरीदना बंद कर देगा तो जो है ये युद्ध बंद हो जाएगा। रूस से तो आप गले मिले, यूरोपियन कंट्री जो है वो उसमें ऊर्जा से संबंधित चीज़ें आयात करें, और भारत यदि तेल ले रहा तो बड़ा गड़बड़ है। तो ऐसी सब परिस्थितियाँ ये जो बन रही है, दिख रही है, इसमें इस बात का यदि अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कहीं कुछ बड़ा चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, उसके मद्देनज़र इस सर्वे को उसी हिसाब से, उसी नज़रिए से देखा जाना चाहिए। अब बात रही उत्तर प्रदेश की, चूँकि योगी जी का भी इसमें नाम है, तो यहाँ पे 1.25 साल रह गए हैं अब, क्योंकि लास्ट के ये 2027 जो है ना, शुरू में ही चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा। तो 1.25 साल बचे हैं और इतना बड़ा सूबा है, तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश की भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, भ्रष्टाचार है, एक दूसरे की सुन नहीं रहे हैं, आपस में ही मंत्री लड़ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश भी संभालना है, क्योंकि यदि उत्तर प्रदेश नहीं संभला तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये सारी परिस्थितियां मिला जुला करके है। अभी तक तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वाईएसआर कांग्रेस के जो है जगन मोहन रेड्डी हो, दोनों समर्थन देने की बात कर रहे हैं। माना जा रहा है कि जो कुछ भी होगा, यदि कुछ चल रहा है और होना है, तो वो बिहार चुनाव के बाद होगा पॉलिटिकली। क्यों? क्योंकि बिहार चुनाव का जो परिणाम आएगा उससे बहुत कुछ तय होगा। जो वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं और उनकी सभा में, उनके कार्यक्रम में, उनकी यात्रा में तमाम प्रदेशों के सूबे के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, उसको बड़ा इशू बनाया जा रहा है। उसके लिए बीजेपी ने अपना एक बाकायदे टीम तैयार कर रही है कि कैसे इसको काट किया जाए, कैसे इनके इस वार को भोथरा किया जाए, वो सब कुछ चल रहा है। आप क्या सोच रहे हैं इन सारी घटनाक्रमों के मद्देनज़र? कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट भी कीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।